दिस इज द बेसिक इंटरफेस ऑफ आर स्टूडियो। ये इसका बेसिक इंटरफेस है। इसकी चार आपके सामने पैनल्स जो खोले हुए हैं। ये फर्स्ट पैनल है। ये जब आप स्टूडियो ओपन करते हो उस वक्त ये होता नहीं है बेसिकली। इसका मकसद ये होता है कि अपने कोड्स, जो आपके कोड्स रन आपने करने होते हैं, वो यहाँ पे लिखें और उनको सेव, उस फाइल को आप सेव कर सकते हैं। तो ये कंसोल है। इस कंसोल के अंदर जो भी आपके कोड्स हैं उनको रन किया जाता है और रिजल्ट्स भी यहीं पे शो होते हैं। तो आप यहाँ पे जो कोड्स लिखते हो बेसिकली उसका मकसद ये होता है कि लिखे यहाँ पे कोड जाएं और उनको यहाँ पे इस कंसोल में, निचले वाले पैनल में हम रन कर दें। ये वाली फाइल नोटपैड फाइल में भी खुल जाती है और इसको आप अपने डॉक्यूमेंट्स में सेव कर सकते हैं। ये कैसे सेव करते हैं, ये ऑप्शन ऊपर प्लस के साइन का नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। इस पे अगर आप क्लिक करें तो आर स्क्रिप्ट का ऑप्शन आ जाता है और इसके ऊपर अगर जाएं आप फाइल के ऊपर जाएं तो यहाँ पे भी आर स्क्रिप्ट का ऑप्शन आता है, न्यू फाइल एंड आर स्क्रिप्ट। ये आर स्क्रिप्ट आप खोलेंगे तो ये न्यू फाइल खुल जाएगी। इसको ये यहाँ पे इसका टाइटल अनटाइटल 1 के नाम से ये आ रही है। इसको आप सेव करेंगे कंट्रोल एस प्रेस करके, जिस तरह आम फाइल सेव करते हैं, वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल। तो इसको किसी भी अपने पाथ पे आप सेव कर लें। नाम देखें, लेट्स सपोज मैं इसको नाम दे देता हूँ लेक्चर नंबर 1। तो इसको मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। अब इसके अंदर जो भी हम कोड्स लिखेंगे वो सेव होते रहेंगे, उनको आप बाद में भी यूज कर सकते हैं। और दूसरी इसकी खूबी ये है, ये मैंने अपने पहले कोड्स जो बनाए हुए देखे उनको सीरीज में आपके ऊपर शो हो रहे हैं। तो जैसे ही आप RStudio ओपन करते हैं तो आपके पिछले कोर्स की फाइल्स आपके सामने साथ शो हो जाती हैं, जितनी भी खुली हैं। तो ये इसकी एक खूबसूरती है। इसके अलावा ये वाला जो पैनल है राइट साइड पे, लोअर पैनल जो है, यहाँ पे जो चीज़ें शो होती हैं उनमें फर्स्ट पॉइंट है प्लॉट्स। जो आप प्लॉट्स यहाँ पे बनाते हैं वो यहाँ पे शो हो जाते हैं और वहाँ उनको आप ये एक्सपोर्ट के ऑप्शन से सेव एज इमेज कर लें, सेव एज PDF कर लें, कॉपी कर लें, उनको किया जा सकता है, कॉपी और पेस्ट या सेव किया जा सकता है प्लॉट्स को। और इसी तरह ये पैकेजेस का ऑप्शन है, जो आपके पैकेजेस इंस्टॉल्ड हैं वो यहाँ पे शो हो जाते हैं सारे के सारे, और उनको आपने रन करना है तो बस उसको टिक कर दें। तो आप किसी भी इस पैकेज में किसी को आप चेक करते हो तो वो यहाँ पे पैकेज लोड हो जाता है हमारे कंसोल में। सपोज ये हमारे पास एग्रीकोला पैकेज है, अगर तो इसको मैं चेक करता हूँ तो ये देखिए लाइब्रेरी की कोड यहाँ पे रन हो गई है और हमारा ये पैकेज यहाँ पे लोड हो गया। बेसिकली पैकेज का भी जो उसूल है वो मैं आपको समझाता हूँ थोड़ी देर तक। जब हम पैकेजेस पे आएंगे तो हम समझाएंगे। अभी हम पैनल्स समझा रहे हैं। ये फर्स्ट पैनल हमने समझा दिया। ये थर्ड पैनल है, यहाँ पे पैकेजेस भी शो होते हैं, यहाँ पे प्लॉट्स भी शो होते हैं और हेल्प, मैं हेल्प के बारे में भी अभी आपको बताऊंगा। हेल्प भी यहीं पे शो होती है। इसी तरह और ये फाइल्स, जो आपकी फाइल्स पिछली खुली होती हैं वो भी यहाँ पे शो हो जाती हैं जितने आपने काम किया होता है। बेसिकली हेल्प, पैकेजेस एंड प्लॉट्स, दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर यू। ये पैनल जो है यहाँ पे आपकी हिस्ट्री शो होती है, कोड्स की हिस्ट्री शो होती है। जो आप कोड्स यहाँ पे रन करते हो उन सब की हिस्ट्री यहाँ पे, बैक हिस्ट्री यहाँ पे शो हो जाती है। इसके अलावा आप ये इम्पोर्ट डाटा सेट का एक इम्पोर्टेंट जो टास्क है वो यहाँ से आप परफॉर्म कर सकते हो। आप कोई भी डाटा जो आपका एक्सेल डाटा है, SPSS डाटा है, SAS डाटा है, स्टेटा डाटा है, वो यहाँ से आप इम्पोर्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये 4 पैनल्स है। मैं फाइल, जो हमने फाइल सेव की लेक्चर नंबर 1 की, यहाँ पे कुछ लिखने से स्टार्ट करता हूँ और वो जो कोड हम यहाँ पे लिखेंगे उसको फिर हम नीचे रन करके उनका रिजल्ट चेक करेंगे। आज वाले लेक्चर में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं सिखाया जा रहा। बेसिकली आज वाले लेक्चर में हम ज़्यादातर इसका बैकग्राउंड जो इंटरफेस है या बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ RStudio है उसको हम शेयर करेंगे आपसे। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ। इस लिखने में भी बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी। मैंने एक वेरिएबल लिखना है, एक वेक्टर लिखना है जिसमें कुछ वैल्यूज मैं एंटर करूंगा। तो तवज्जो कीजिएगा, यहाँ पे 2-3 चीजें आपको समझाऊंगा। लेट सपोज उस वेरिएबल का नाम मैंने रखा है x। जिस तरह हम x इज इक्वल टू समथिंग लिखते हैं उसका मतलब ये होता है कि x के अंदर ये वैल्यूज मौजूद हैं, x रिप्रेजेंट्स दोज वैल्यूज। यहाँ पे भी ऐसे ही है। इक्वल टू का साइन यहाँ पे मतलब होता है असाइनमेंट।
इक्वल टू के बाद जो कुछ भी लिखा जाएगा बेसिकली वो इक्वल टू से पहले लिखे वाले वर्ड में सेव हो जाएगा। जब हम कहीं उस वर्ड को रेफर करेंगे तो इक्वल टू के बाद जितनी वैल्यूज भी लिखी होंगी जो उसमें स्टोर होगी वो वहां पे रेफर हो जाएगा। लेट सपोज मैंने कुछ वैल्यूज लिखनी है तो शुरू में हम लिखते हैं सी। सी मीन्स टू कंबाइन, कि हम उन वैल्यूज को कंबाइन करते हैं, इकट्ठा करते हैं। ये आर स्टूडियो में लिखने का अंदाज है। आप इक्वल टू के बाद डायरेक्ट वैल्यूज अगर लिखेंगे तो आर स्टूडियो उनको रीड नहीं करता। आप सी की कमांड आपको लिखना पड़ती है टू कंबाइन वैल्यूज। तो लेट सपोज मैंने लिखा है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, ये मैंने 5 वैल्यूज लिखी है। ठीक, इक्वल टू के साइन से ये 5 की 5 वैल्यूज एक्स में सेव हो चुकी है। ठीक, तो अब इनको मैं अगर रन करूंगा, यहाँ पे लिखी हुई वैल्यूज की कोई वैल्यू नहीं, कीप इन माइंड, ये जस्ट हमारी फाइल में सेव हो रही है। जब तक हम इनको नीचे रन नहीं करेंगे तब तक एक्स की कोई वैल्यू नहीं, एक्स को आर स्टूडियो नहीं जानता। तो कर्सर इसके कहीं पे भी, स्टार्ट में हो, दरमियान में हो, कहीं पे भी हो, कर्सर इस लाइन पे होना चाहिए जिसको रन करना है। ये रन का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये एक्स रन हो जाएगी। तो अब एक्स वैल्यूएबल है आर स्टूडियो में, क्योंकि एक्स को हमने 5 वैल्यूज असाइन कर दी है। अगर मैं एक्स लिखकर इसको शो करवाऊंगा, यहाँ पे भी एक्स लिखकर शो करवाया जा सकता है। मैंने एक्स लिखा, इसको रन किया तो इसने मेरे अप्लाई कर दिया कि एक्स के अंदर ये 5 वैल्यूज मौजूद है। सो जो हम इक्वल टू से पहले जो कुछ भी लिखते हैं दिस इज ओनली फॉर असाइनमेंट। इसका अल्टरनेट क्या है, आप इक्वल टू की बजाय यूं भी लिख सकते हो। लेट सपोज मैं इस कमांड को दोबारा लिखता हूँ, इक्वल टू के साथ इक्वल टू की बजाय लेस देन और डैश अगर ये लिखेंगे तो ये भी इक्वल टू वाला ही काम करेगा, सेम। इसका मतलब ये असाइनमेंट है, इंटरचेंजेबली इनको हम यूज कर सकते हैं। इसको भी रन करेंगे, सेम, इसकी भी एक्टिंग वही है। अब इसके अलावा जरा देखिए, मैंने कहा कि सी फॉर कंबाइन, तो कंबाइन से मुराद 3 चीजें होती हैं आर स्टूडियो के अंदर। बेसिकली 3 चीजें होती हैं। आप डिजिट्स को कंबाइन कर सकते हैं, नंबर 2 आप वेरिएबल्स को कंबाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास 2, 3, 4 वेरिएबल्स हैं तो आप उनको कंबाइन कर सकते हैं, इकट्ठा लिख सकते हैं। और तीसरे नंबर पे आप लेबल्स जो हैं, फैक्टर्स जिनको हम बोलते हैं, बेसिकली लेबल्स को, कैटेगोरिकल वेरिएबल की वैल्यूज को भी आप यहाँ सी के थ्रू कंबाइन कर सकते हैं। लेट सपोज मैंने एक सेकंड वेरिएबल लिखा y इज इक्वल टू सी और 3, 11, 14, 15, इसको मैंने रन कर दिया। नाउ वी हैव 2 वेरिएबल्स x एंड y, हमने इनको करना है कंबाइन। तो कंबाइन करने के लिए मैंने थर्ड वेरिएबल लिखा है z इज इक्वल टू c फॉर कंबाइन, x, y। अब x और y की वैल्यूज को वो कंबाइन करके इकट्ठा एक वेरिएबल बना देगा, इसको z कह देगा। मैंने रन कर दिया, z के अंदर इन 2 वेरिएबल्स को हमने ऐड कर दिया, इकट्ठे कर दिया, कंबाइन कर दिया। अगर मैं z को शो करवाऊंगा तो चूंकि हमने x को पहले लिखा तो x की वैल्यू वो फर्स्ट पे रखेगा और y को बाद में रखा तो y की वैल्यू सेकंड पे रखेगा। तो ये तरतीब होती है। अगर आप 2, 4 या ज्यादा वेरिएबल्स को आपने कंबाइन करना है, इकट्ठे करना है उनकी वैल्यूज को, तो आप उस तरतीब से उनको लिख सकते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ये वैल्यूज थी x की, और इसके बाद 3, 11, 14 एंड 15 ये वैल्यूज थी y की, इनको उसने कंबाइन कर दिया। इस तरह आप ज्यादा वेरिएबल्स को भी कंबाइन कर सकते हैं। सी का जो तीसरा पर्पज होता है वो होता है कि आप लेबल्स को कंबाइन कर सकते हो। वो लेबल्स नेम्स भी हो सकते हैं, वो लेबल्स डिजिट्स भी हो सकते हैं। अगर आप 1, 2 के को लिखने का अंदाज वो वाला अपनाएंगे जो लेबल्स को लिखने वाला होता है, तो वो उनको फैक्टर ही, करेक्टर ही कंसीडर करेगा। लेट अस सपोज मैं एक नया वेरिएबल लिखता हूँ w इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं लेट अस सपोज माय नेम इज टकी, सो ये एक लेबल है, comma, this is the first entry to combine the labels. And second, let us suppose we have second value of this variable, this is, let us suppose, Khan, and the third value is, let us suppose, Mona.
सो 3 वैल्यूज़ हैं, इनको हमने रन किया, देखें W को हमने शो करवाया नीचे कंसोल में, तो ये इसके अंदर सेव है। अब ज़रा गौर कीजिएगा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कौन सा वेरिएबल क्या है। तो इसके लिए बड़ा एक आसान तरीका होता है कि हम इनकी क्लास चेक करते हैं। लेट सपोज हमने कमांड लगाई CLASS। आज हम सारी बेसिक्स बताएंगे। ये आर स्टूडियो का हुस्न है, ये इसकी खूबी है, इसको आपने कभी नहीं भूलना कि आप जो भी कोड लिखते हैं उसका फर्स्ट वर्ड या फर्स्ट 2 वर्ड्स लिखते हैं तो आपके सामने वो कोड आ जाता है, उसकी कमांड आ जाती है, ब्रैकेट भी डल जाती है। क्लास के अंदर आप वेरिएबल का नेम लिखते हो, ये बता देता है कि ये क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, न्यूमेरिक है या कैटेगोरिकल है। तो ये हमारा एक्स वेरिएबल न्यूमेरिक था। इसी तरह ये जो आपके पास एरो कीज होती है ना, 4 एरो कीज, लेफ्ट, राइट, बिलो एंड अबव। तो अबव एरो की प्रेस करने से पिछली जितनी कमांड्स रन हुई भी होती हैं वो आपके सामने शो हो जाती है। जैसे मैं एक वन टाइम अबव एरो की प्रेस करूंगा तो पिछली जो करंट कमांड है हमारी क्लास एक्स वाली वो दोबारा आ जाएगी इन ऑर्डर टू रन। तो देखिए मैंने अबव एरो की प्रेस की, वो दोबारा कमांड आ गई। ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ। इसके अंदर मैंने एडिट करके लिख दिया W। अबव एरो की प्रेस करेंगे, वन टाइम प्रेस करेंगे तो आपकी एक कोड आ जाएगा जो करंट हुआ, दोबारा प्रेस करेंगे तो उससे पहले वाला कोड आ जाएगा, फिर प्रेस करेंगे तो उससे पहले वाला कोड आ जाएगा। सपोज मैंने अब प्रेस किया तो वो कोड आ गया, फिर प्रेस किया तो उससे पिछले वाला कोड आ गया, फिर अबव एरो की प्रेस किया तो W आ गया, फिर जितनी पिछले कोड्स हैं अबव एरो की प्रेस करते जाएंगे तो आपके सामने शो हो जाएगा। ठीक, तो इसकी जो क्लास है वो करेक्टर है। पिछलों की क्लास एक्स वाई जी की क्लास न्यूमेरिक है, इसकी क्लास करेक्टर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने ग्रुपिंग वेरिएबल लिखना है, जिस तरह टी टेस्ट के अंदर या अनोवा के अंदर एक हमारा कैटेगोरिकल वेरिएबल होता है, एक हमारा क्वालिटेटिव वेरिएबल होता है, तो वो लिखने के लिए अगर आपने आर के अंदर उसको लिखना है तो आप उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, सेपरेटिंग बाय कॉमा, तो वो कैरेक्टर के तौर पर, फैक्टर के तौर पर, कैटेगोरिकल वेरिएबल के तौर पर लिखा जाएगा। तो ये बेसिकली वेरिएबल्स लिखने का हमारे पास अंदाज ये होता है कि अगर हम यहाँ पे वेरिएबल्स लिखें, लेकिन ज़्यादातर तो हम वेरिएबल्स यहाँ पे नहीं लिखते, बहुत कम लिखने पड़ते हैं क्योंकि हमारा डेटा एक्सेल फॉर्म में होता है और उसको वहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं, उस डेटा सेट को उधर से इंपोर्ट करके यहाँ पे लेके आते हैं और फिर उस पर फर्दर हम आगे काम करते हैं। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स आपको मैंने सिखाई इन ऑर्डर टू रन हियर। ठीक, अगर आपने इकट्ठी कोड्स, सारे के सारे कोड्स आपके पास दिए हुए थे, उनको आपने रन करना है तो उनको सिलेक्ट कीजिए और रन पे क्लिक कर दीजिए, वो सारे के सारे इकट्ठे रन हो जाएंगे। जितने भी कोड्स आपने यहाँ पे लिखे हुए वो रन हो सकते हैं। इसी तरह हमारा सेकंड टास्क जो है वो पैकेजेस है। तो आप ये जरूर तवज्जो कीजिए कि बहुत सारे बेसिक काम जो हैं, जिस तरह अभी मैंने कोड्स रन किए, इनके लिए किसी पैकेज की जरूरत नहीं थी क्योंकि रन हो गए, लेकिन कोई स्पेसिफिक कोड आपने रन करना है, दैट इज वो जिस तरह हम अनोवा रन करने के बाद LSD वगैरह मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट रन करते हैं या कोई स्पेसिफिक खास किस्म के कोई प्लॉट बनाने हैं, तब उनके लिए स्पेसिफिक पैकेजेस की जरूरत होती है, तब वो कोड्स रन होते हैं, वरना नहीं रन होते। लेकिन आम जो हमें जरूरत पेश आते हैं बेसिक स्टैटिस्टिक्स के या बेसिक इंटरफेस ऑफ आर स्टूडियो के जो कोड्स हमें जरूरत पेश आते हैं, उनके लिए किसी पैकेज की जरूरत नहीं होती, वो बिल्ट होते हैं ऑलरेडी, वो रन हुए हुए होते हैं। तो अगर आपको पैकेज चाहिए कोई इंस्टॉल करना, आपको पता चल गया है कि जैसे मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बता दिया कि आपने LSD रन करना है, मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट रन करने हैं, पोस्ट हॉक कोई भी, तो उनके लिए आपको एग्रीकोला पैकेज की जरूरत होती है। तो वो पैकेज आपने इंस्टॉल, पहले नंबर पे उस पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। जब इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद फिर दोबारा उसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही आप आर स्टूडियो को रन करते हैं, ओपन करते हैं, तो उस पैकेज को लोड करना ज़रूरी है। लोड करने का तरीका अभी मैंने आपको बताया भी कि पैकेजेस में जाके उसको यहाँ पे आप टिक कर दें तब भी लोड हो जाएगा, या फिर यहाँ पे आप कंसोल के अंदर या इधर जहाँ पे आप कोड्स लिख रहे हैं लाइब्रेरी की कमांड लिखेंगे। ये लाइब्रेरी की कमांड आ गई है, तो इसके अंदर वो पैकेज इंस्टॉल हुआ हुआ है तो उसका नाम एक दो वर्ड्स लिखने से आपके सामने शो हो जाएगा। जैसे ये आपको नजर आ रहा है कि एग्रीकोला का पैकेज शो हो गया हमारे सामने, क्योंकि ये इंस्टॉल हुआ हुआ था। अगर ये इंस्टॉल ना हुआ होता तो फिर इसका नाम शो ना होता कभी भी। अगर लेट अस सपोज मैंने AGRI लिखा, पैकेज का नाम शो नहीं हुआ, तो मुझे समझ लेना चाहिए मुझे इसको पहले इंस्टॉल करना है। तो इसको इंस्टॉल कैसे करना है,
आप टूल्स में जाके इंस्टॉल पैकेजेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पैकेज का नाम लिखेंगे, लेट अस सपोज AGRICO, ये नीचे शो हो गया। इसको इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद ही फिर इंस्टॉल हो जाएगा। इसके लिए डिपेंडेंसीज यानी इसके लिए मजीद जिन पैकेजेस की ज़रूरत है वो खुद ब खुद ही इंस्टॉल कर देगा। और जब इंस्टॉल हो जाता है तो फिर उसको एक दफ़ा लोड करना पड़ता है, तब उसके रेलेवेंट कोई काम हम कर सकते हैं। अगर लोड नहीं करेंगे तब भी वो उसके रेलेवेंट कोई काम हमें करके नहीं दिखाएगा। तो ये पैकेज इंस्टॉल करना और उसको लोड करना। अब हमारा नेक्स्ट टास्क जो है, छोटी छोटी चीज़ें इसके बारे में मैं समझाता जाऊँगा, फिर आपके क्वेश्चंस भी लूँगा आखिर पे। इंपोर्ट डाटा सेट, कि हमने डाटा सेट इंपोर्ट कैसे करना है और उसको एक्सपोर्ट कैसे करना है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ये दोनों चीज़ें आपको बताऊँगा, आप साथ साथ देखते जाएंगे। ये देखिए इंपोर्ट डाटा सेट मैंने क्लिक किया, ये ऑप्शंस है आपके पास। फ्रॉम टेक्स्ट बेस, फ्रॉम टेक्स्ट बेस का मतलब है कि आपके पास जो डाटा है वो टेक्स्ट फाइल में है। टेक्स्ट फाइल से मुराद नोटपैड फाइल उस पे है, तो यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। और दूसरा है फ्रॉम टेक्स्ट रीड आर, इसका मतलब है कि आपके पास जो डेटा है वो CSV फॉर्मेट में है। CSV एक्सेल की ही एक शेप होती है। अभी मैं आपको यहाँ पे जब डेटा एक्सपोर्ट करूंगा तो बताऊंगा कि वो CSV क्या होता है। CSV फॉर्मेट में अगर आपने इंपोर्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। एक्सेल फाइल से इंपोर्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे बेसिकली। और SPSS, SAS और स्टेटा वाली फाइल, ये सॉफ्टवेयर हैं स्टैटिस्टिक्स से, इनकी फाइल्स हैं वो भी यहाँ पे इंपोर्ट हो सकती हैं। तो हम लेट अस सपोज फ्रॉम एक्सेल करते हैं, कोई एक फाइल इंपोर्ट करके आपको दिखाते हैं। तो एक पॉइंट आप जरूर माइंड में रखिए, अगर आपने पहले RStudio इंस्टॉल नहीं किया तो डायरेक्ट ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। डायरेक्ट वो आपसे जो भी फाइल इंपोर्ट करेंगे, चाहे एक्सेल की है, SPSS की है, स्टाटा की है, CSV फाइल है, जो भी पहली दफ़ा एक दफ़ा इंपोर्ट करेंगे तो वो आपसे पैकेज इंस्टॉल करने को मांगेगा। यस और नो के दो ऑप्शन होंगे। आप यस पे क्लिक करेंगे तो वो पैकेज इंस्टॉल होके फिर यही वाला डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। क्योंकि मैंने वो इंस्टॉल पैकेजेस किए हुए तो जाहिर है फिर अब वो ऑप्शन मेरे सामने शो नहीं हुआ। तो ब्राउज पे क्लिक करेंगे। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद लेट अस सपोज मैं यहाँ से एक फाइल इंपोर्ट करता हूँ। अगर आपके सामने ये फाइल्स विजिबल हैं तो तवज्जो कीजिएगा, ज़रा देखिएगा। ये जो फाइल्स जहाँ से मैं ब्राउज करके एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ तो ये आपके सामने अगर विजिबल है तो देखिए, ये जिन फाइल्स के साथ ए और कोमा लिखा हुआ है ये CSV फाइल होती है। ए और कोमा ये CSV फाइल फॉर्मेट होता है। और जिनके साथ ये नहीं लिखा होता वो एक्सेल फाइल होती है। एक्सेल फाइल के साथ XLX इस तरह का कुछ लिखा होता है। मेरे पास ये सारी CSV फाइल्स ही हैं, एक्सेल फाइल यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। इसको अगर मैं एक्सेल वाले फॉर्मेट से ओपन करूँगा तो ये आई थिंक ओपन नहीं होगा, तो मुझे फिर CSV वाले फॉर्मेट से आना पड़ेगा। सॉरी, मैं अभी CSV फॉर्मेट से आता हूँ क्योंकि अभी वो फाइल डायरेक्ट अवेलेबल नहीं है। मैं टाइम सेव करना चाह रहा हूँ। फ्रॉम रीड आर, ब्राउज एंड डॉक्यूमेंट्स, डेटा फाइल बेसिकली मैं इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ। तो ये हमारे पास एक डेटा है, ये इसके कॉलम नेम्स हैं। अगर आपके सामने शो हो रहे हैं तो देखिए इन सब के साथ लिखा हुआ है इनका जो क्लास है, क्लास ऑफ वेरिएबल वो भी लिखी हुई है। जैसे कि स्पीशीज लिखा हुआ है, सिटोसा एक्सेट्रा, तो इसका करेक्टर लिखा हुआ है कि इसकी क्लास करेक्टर है, यानी ये कैटेगोरिकल वेरिएबल है। इसकी क्लास यहाँ पे क्लिक करके हम चेंज भी कर सकते हैं। इंटीजर, डबल से मुराद वही न्यूमेरिक होती है। और भी जो भी आप इसकी क्लास चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। लेट अस सपोज हम यहाँ पे इसकी क्लास डबल के बजाय अगर कैरेक्टर करेंगे फिर इसको वो कैटेगोरिकल वेरिएबल के तौर पर यूज करेगा, फिर इसको न्यूमेरिक के तौर पर यूज नहीं करेगा। इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, सॉरी यहाँ पे जब एक्सेल फाइल इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे शीट का ऑप्शन होगा। शीट से मुराद है कि एक्सेल की डिफरेंट शीट्स हैं, 10-12 शीट्स हैं। तो जो शीट आपकी मर्जी है जिस पे काम करना चाहते हैं वो इंपोर्ट कर सकते हैं। शीट्स को बेशक आप लेबल करने पहले ही नाम दे लें हर शीट का। तो जो शीट इंपोर्ट करना चाहेंगे शीट का ऑप्शन होगा, लेकिन वो होगा एक्सेल फाइल। CSV फाइल में वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं आता। तो हमने इंपोर्ट पे क्लिक कर दिया, ये वाली फाइल देखिए हमारे सामने इसी पैनल में शो हो गई है और इंपोर्ट हो गई है। तो ये मैं कई बार बता चुका हूँ जिन लोगों ने पहले मेरे लेक्चर्स अटेंड किए हैं
कि जैसे ही फाइल इंपोर्ट करनी है, पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि उसको सबसे पहले अटैच करें। 40 मिनट के बाद मीटिंग एंड होगी, एक दफ़ा मैं दोबारा उसको रीस्टार्ट कर दूंगा। अटैच ज़रूर करें उस फाइल को। अगर अटैच नहीं करेंगे तो फिर आपके पास जो फाइल है वो तो रीडेबल होगी, लेकिन उसके ये जो कॉलम नेम्स है वो रीडेबल नहीं होंगे। लेट अस सपोज मैं देखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ फाइल नेम IRIS, ये फाइल नेम मेरे पास शो हो गया। अगर मैंने इसको क्लिक किया तो मुझे डेटा भी किसी हद तक उसने मुझे शो कर दिया कि ये इसके अंदर वैल्यूज मौजूद है। लेकिन ये जो कॉलम नेम है सैपल डॉट लेंथ, मैं अगर ये लिखूंगा तो वो इनको शो नहीं करेगा। LENGTH, वो कहेगा ऑब्जेक्ट सैपल डॉट लेंथ नॉट फाउंड। लेकिन जब मैं अटैच करूंगा उसके बाद तमाम कॉलम्स को वो रीड कर लेगा, तमाम कॉलम्स जो है वो रीडेबल हो जाएंगे। फाइल नेम अटैच के अंदर फाइल नेम IRIS, ये फाइल नेम शो हो गया। अब मैं लिखूंगा सैपल, तो वो खुद ब खुद उसने शो कर दिया। अब इसको हमने एक्सपोर्ट कैसे करना है, तवज्जो कीजिएगा। जो भी रिजल्ट्स हमारे पास आ रहे होते हैं उनको जाहिर है हमने एक्सपोर्ट करना होता है। एक तरीका तो ये कि यहाँ से कॉपी करें और उनको किसी जगह पे पेस्ट कर दें, लेकिन अगर आप एक्सेल में पेस्ट जाके करेंगे तो ये एक ही सेल में पेस्ट हो जाएगा सारे का सारा डेटा। तो इस वजह से हम इससे ज़रा अवॉइड करते हैं। हम ये करते हैं कि उसको किसी एक्सेल फॉर्मेट में पेस्ट करें ताकि हमारे रिजल्ट्स पेट शेप में आए, हमें उनको ज़्यादा मॉडिफाई ना करना पड़े, उन पर दोबारा काम ना करना पड़े। तो हमारे पास राइट की कमांड होती है, राइट की कमांड से हम यहाँ से अपने रिजल्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट मैंने समझा दिया, अब एक्सपोर्ट के बारे में समझाना जा रहा हूँ, सेकंड पार्ट इसका। write.csv सबसे ईजी है, बाकी भी आप हम इन पे डिस्कस करेंगे बाद में। बहुत सारी चीज़ें, राइट टेबल भी ईजी होता है, write_csv भी ईजी होता है, write_excel भी ईजी होता है, excel CSV भी, सब पे काम किया जा सकता है। फिलहाल मैं समझाने जा रहा हूँ write.csv। जिस फाइल को हमने इंपोर्ट किया था उसी फॉर्मेट में हम अपने कुछ रिजल्ट्स को एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। लेट अस सपोज ये हमारा रिजल्ट है sample.length, इसको हमने एक्सपोर्ट करना है। फर्ज कर लीजिए हमारा रिजल्ट है, तो सिंपली जिसको आपने एक्सपोर्ट करना है write.csv के अंदर, सबसे पहले उसको लिखिए sample.length, इसको हमने एक्सपोर्ट करना है, कॉमा, इसके बाद एक्सपोर्ट करने के बाद जो आप फाइल का नाम रखना चाहते हैं, लेकिन मैंने फाइल लिखा है तो वो फाइल इज इक्वल टू ऑप्शन आ गया है। इस फाइल नेम को इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखेंगे। लेट सपोज मैंने लिख दिया s.csv लाजमी डालना है, इससे पहले जो नाम आपकी मर्जी है वो रख लें। आप अपना नाम रख लें, स्पेसिफिक फाइल डेफिनेटली उसकी नेचर के मुताबिक, रिजल्ट की नेचर के मुताबिक आप उसका नाम रखते हो, बस इतना ही। मैंने इसको एंटर कर दिया तो ये डॉक्यूमेंट में जाके सेव हो जाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जिस डायरेक्टरी को RStudio रीड करता है वो डॉक्यूमेंट होती है। तो एस के नाम से फाइल डॉक्यूमेंट में होगी। डायरेक्टरी क्या है ये भी थोड़ा सा बता दूं अभी, कि बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी जिसमें हमारे रिजल्ट्स यहाँ से डायरेक्ट जाते हैं, यहाँ से आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको कोई पाथ नहीं देना पड़ता कि इसको D में सेव करें, E में सेव करें या डेस्कटॉप पे सेव करें, वो नहीं देना पड़ता। वो यहाँ पे देना ज़रा डिफिकल्ट होता है, उससे पहले डायरेक्टरी दोबारा या तो आपको सेट करना पड़ती है या फिर उसका पूरा पाथ देना पड़ता है, वो ज़रा डिफिकल्ट होता है। तो हम डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स यानी अपनी जो बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी